टैप वाटर की जो पीएच है वो कितनी रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे इस सेक्शन के वीडियो के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक क्या है, इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हाल ही के समय में एक तो कलर के ऊपर क्वेश्चंस को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा किसके ऊपर क्वेश्चंस को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, पीएच वैल्यूज के ऊपर। तो इतना ध्यान रखना चाहिए आपको थोड़ा सा कि कौन सा सॉल्यूशन की पीएच कितनी रही होगी और किस प्रकार का कलर, विब्योर को पकड़ के घुमा देना, आई शब्द गायब कर देना, वही उसके रंग रहे होंगे। एग्जैक्ट रंग याद करने के लिए मैं आपको कह भी नहीं रहा। तो ये जुगाड़ आपके सामने मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि किस तरीके से आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, क्लियरिफाई और मोटिफाई कर सकते हो। सही है, चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला जो सेक्शन है वो इसी से रिलेट करता है कि जी आपकी जो इंपोर्टेंस है दैट इज कोल्ड क्या, इंपोर्टेंस की अगर बात की जाए, रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, भाई दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसके अंदर किस प्रकार से आपके पीएच का रोल रहा होगा हमारी दिनचर्या के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल है डेट इज पहला आपका इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर लेता हूं, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। इसमें हमारा बड़ा अच्छा रोल है पीएच का डे टू डे लाइफ के अंदर, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। देखें जी ध्यान से, प्लांट्स के अंदर भी पीएच का रोल है, एनिमल्स के अंदर भी रोल है। तो सबसे पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं। आपका एक प्लांट होता है डेट इज कॉल्ड नेटल प्लांट। कौन सा प्लांट होता है भाई, नेटल प्लांट। ध्यान से सुनना है, नेटल प्लांट जो है उसके पास क्या होती है, नेटल प्लांट इज जस्ट, इमेजिन कर सकते हो लाइक ए कैक्टस प्लांट। किस जैसा, कैक्टस देखा होगा, कांटे से होते हैं। जैसे ही गलती से इस नेटल प्लांट को कोई छू लेता है या गलती से कोई इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो इसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, वो स्पाइन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं। और जैसे ही वो स्पाइन इंजेक्ट होंगे वो आपके शरीर में कौन से एसिड को इंजेक्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब कह सकता हूं व्हेन एन बॉडी comes in contact with nettle plant, their spines inject मिथेनोइक एसिड कहें या फिर आप उसे फॉर्मिक एसिड कहें, दोनों का नाम एक ही है भाई। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका आईयूपीएससी नेम है। देयर स्पाइन्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए भाई, पहली इंपॉर्टेंट चीज। इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड इनटू द बॉडी, जिसकी वजह से सूजन आना शुरू हो जाता है। विच कोज swollen on the body। सही है भाई, जैसे ही वो कांटेदार चीजें आपको इंजेक्ट होंगी उसकी वजह से हल्का सा सूजन आ जाता है। मतलब कौन से एसिड इंजेक्ट कर दी, सूजन किसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड की वजह से। क्योर, उपचार, अगर ये मान लो हो गया तो उपचार क्या है, इसी का एक भाई होता है डेट इज कोल्ड, आपका एक प्लांट होता है डेट इज कोल्ड कौन सा, डोक्रेल प्लांट। उस प्लांट के माध्यम से आप उसकी लीव्स को क्या कर सकते हो, डोक प्लांट, उस प्लांट की लीव्स को आप अपने शरीर पे रब कर सकते हो जहां पे आपको उन स्पाइन्स ने इंजेक्ट की है कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो क्योर इसका क्या है, डोक प्लांट। डोक प्लांट लीव्स आर rubbed on the surface of body part where acid is injected।
जहाँ से एसिड को इंजेक्ट किया गया, जहाँ से स्पाइन आपको लगे हैं, उस हिस्से पे आपको डोक प्लांट की जो लीव्स हैं उनको रब कर लेना है। कौन सा प्लांट? डोक प्लांट। याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं। कई बार क्या करते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है भाई। एनसीईआरटी के किसी भी पॉइंट को छोड़कर नहीं जाना, इसीलिए सेपरेट वीडियोस बनाए जा रहे हैं एक एक लाइन को माध्यम बनाते हुए। तो ये पहला है जी, डेट इज कॉल्ड नेटल प्लांट। दूसरा एनिमल्स की तरफ चलते हैं। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। दूसरी तरफ चलते हैं, डेट इज कॉल्ड इन एनिमल्स। किस में चलते हैं? एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स का भी रोल है डे टू डे लाइफ में पीएच को चेंज करने के प्रति। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी काट जाती, डंक मार देती है, स्टिंग ऑफ हनी बी। स्टिंग ऑफ आंट, ये भी कौन सी एसिड इंजेक्ट करती हैं? ऑल्सो इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। एक ही बात है, फॉर्मिक एसिड लिखे या मिथेनोइक एसिड लिखे। सही है, ये फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जब ये किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर डंक मारते हैं। क्योर, स्टिंग पार्ट ऑफ बॉडी is rubbed with basic solution of soap. सोप होता है, सोप क्या होता है? बेसिक इन नेचर। आप क्या कर सकते हो, जहां भी डंक लगाए बेसिक सॉल्यूशन सोप का क्या कर सकते हो, आसानी से रब कर सकते हो। तो कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप आसानी से अपनी त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर रब कर सकते हो, जिससे आपको स्वेलन पार्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और दर्द जो है, पेन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, जो आपका वाष्प होता है, ततैया जिसे आप कहते हो, सही है, ये यहां पे सेक्शन कंप्लीट हो गया भाई। क्योरिम में क्या कर सकते हो आप? सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो रब करने के लिए। दूसरा जो एनिमल है, डेट इज वास्प, ततैया, वो कौन सी स्पीसीज इंजेक्ट करता है? वास्प इंजेक्ट्स बेस इनटू द बॉडी। ये ध्यान रखना है, इनटू द बॉडी। आपका जो बेस होता है, सॉरी, आपका जो वाष्प होता है वो किस चीज को इंजेक्ट कर देता है शरीर के अंदर? बेस। ऊपर वाले इंजेक्ट कर रहे थे एसिड, नीचे वाले क्या इंजेक्ट करते हुए नजर आएंगे? वाष्प, डेट इज कॉल्ड बेस इंजेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आपके प्लांट हैं वो पीएच को बदल देते हैं, एनिमल जो हैं वो इस तरीके से पीएच को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, सोयल पीएच, वो भी चेंज हो सकती है। सोयल जो पीएच है वो भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। व्हेन pH of solution, sorry, when pH of soil get lower, that is acidic in nature. When pH of solution get lower, that is acidic in nature. कई बार मिट्टी की pH कम हो जाती है तो उसका जो मिट्टी है उसका नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक। In order to neutralize आप क्या डाल देते हो? हाँ भाई, आप क्या डाल देते हो? क्विकलाइन, चूना पत्थर। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, क्विकलाइन इज एडेड, और सॉल्यूशन ऑफ स्लेकलाइन, उसका सॉल्यूशन बना के भी क्या कर सकते हो? स्प्रेड आउट कर सकते हो। तो आप भुजा हुआ चूना, जो चूना पत्थर होता है, उसके एसिडिक बिहेवियर को रोकने के लिए आप आसानी से किसका इस्तेमाल कर सकते हो? डेट इज कॉल्ड क्विकलाइन। क्विकलाइन मतलब जो कड़ी होती है, चूना पत्थर होता है, क्या तो वो छिड़क दो, या फिर आप आसानी से क्विकलाइन का एक सॉल्यूशन तैयार कर लो, उठा के पानी मिला लो, उसको क्या कर लो? घोल लो, और फिर आप कहाँ स्प्रेड आउट कर सकते हो? अपने
खेत के अंदर, जिसकी वजह से आपकी खेत की जो पीएच है वो आसानी से क्या की जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है। तीसरा कहाँ एसिड जो है वो आपके दिन प्रतिदिन दिनचर्या को इफेक्ट कर रही है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको भी पीएच इफेक्ट कर रही है। बायोलॉजिकल सिस्टम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपकी चीज़ों को क्या कर रही है, इफेक्ट करती हुई नजर आ रही है। इन ह्यूमन बीइंग, गैस्ट्रिक जूस is secreted by stomach which contain HCl अमाउंट। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है स्टमक, आपका जो स्टमक होता है वो आपके गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है और उसके साथ साथ क्या मौजूद होता है, उसमें HCl की मात्रा मौजूद होती है। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय स्टमक विच कंटेन HCl अमाउंट। इफ द अमाउंट ऑफ HCl present in stomach is increased, मान लो किसी भी कारणवश से स्टमक की पीएच जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई, HCl ज्यादा बनानी शुरू कर दी आपके स्टमक ने। इफ द अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन स्टमक इज इंक्रीज्ड देन it will produced a pain और इरिटेशन। अगर HCl की मात्रा स्टमक में ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से आपके पेट में क्या तो दर्द होना शुरू हो जाएगा या फिर इरिटेशन, विच इज ड्यू टू द cause of acidity, अगर मान लो आपके स्टमक ने HCl सीक्रेट की, लिमिटेड मात्रा में कर रहा है। HCl किस काम आती है आपके स्टमक के अंदर, एक तो फूड को क्या करने के काम आती है, सॉफ्टन द फूड को सॉफ्ट करती है, इसीलिए स्टमक HCl सीक्रेट करता है। दूसरा, आपके खाना खाते वक्त हो सकता है कोई माइक्रोब एंटर कर गया हो, तो पीएच वैल्यूज पीछे पढ़ाई थी, डेट इज 1 to 3। उस पीएच वैल्यूज के आधार पे जैसे वो माइक्रोब कांटेक्ट में आएगा तो माइक्रोब की किलिंग कर देती है, कह सकता हूं। तो फूड का सॉफ्टनिंग करने के काम आती है HCl, और दूसरा माइक्रोब्स की किलिंग करने के काम आती है। तीसरा, अगर मान लो स्टमक के अंदर HCl जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बनने लग गई तो उसकी वजह से आपको क्या तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर उस HCl के ज्यादा बनने की वजह से आपको अजीब अजीब प्रकार की इरिटेशंस होना शुरू कर देंगी। और वो इरिटेशन किसकी वजह से होती है, क्योंकि शरीर में HCl की मात्रा बढ़ चुकी, और जब भी शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो हुआ होगा शरीर के अंदर, डेट इज कॉल्ड एसिडिटी। क्या रही होगी, एसिडिटी मतलब एसिड की मात्रा बढ़ गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गई, अधिक, डेट इज कॉल्ड एसिडिटी। तो हो सकता है आपको एसिडिटी भी हो जाए अगर आपकी HCl की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा सीक्रेट हो गई। तो इस एसिडिटी को रोकने के लिए क्योर, भाई साथ साथ सुझाव भी दे रहा हूं क्योंकि डे टू डे लाइफ का काम है, तो क्या पता कब किसको क्या हो जाए। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज acidity, antacids are used। एंटासिड यूज कर सकते हो, सच एज कौन से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा, बेकिंग सोडा, ये भी यूज कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी कैसा होता है ब्रदर, बेसिक, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका सॉल्यूशन भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पहले एक दवाई आती थी गिलुसील, उसके अंदर लगभग 5% वेट बाय वेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हुआ करता था। तो ये अच्छे खासे क्या हैं, बेसिस हैं, जो आपकी एसिडिटी को क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे।
तो एंटा एसिड्स कई बार पूछ लेता है पेपर के अंदर कि एंटा एसिड्स हैं क्या, तो ये सारी क्या हैं, एंटा एसिड्स। डिफाइन कर देता हूं, एंटा एसिड, एंटा का मतलब जो विरोध में काम करे, किसके, एसिडिटी के, एसिड के विरोध में कोई काम करे उसे क्या कहा जाता है, एंटा एसिड। तो दोज स्पीसीज which works against acids or those species which neutralizes acidity are called as एंटासिड। इन्हें आप क्या कह सकते हो, एंटासिड, जो एसिड के विरुद्ध काम करे या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। उन चीजों को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, एंटासिड्स कह सकते हो। तो हो सकता है स्टमक के अंदर आपको दिक्कत करना शुरू कर दे। बायोलॉजिकल सिस्टम में अगला जो पॉइंट आता है डेट इज कॉल्ड टूथ डिके, और कहां कहां आपकी पीएच प्रभावित हो सकती है दिनचर्या के अंदर, डेट इज कॉल्ड टूथ डिके। सही है भाई, वो और देख लेते हैं कहां प्रभावित हुई होगी, डेट इज कॉल्ड टूथ डिके। अगला पॉइंट जो भी था भाई, पांचवा चौथा अपने हिसाब से देख लेना। टूथ डिके, आपका जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो दांत होते हैं, ये जो दांत दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो सफेद कोटिंग दिख रही है, डेट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन एज इनेमल। क्या कहा जाता है, आपकी टीथ के हार्डेस्ट सब्सटेंस की कवरिंग को क्या कहा जाता है, इनेमल। और जो इनेमल है वो केमिस्ट्री की फॉर्म में अगर बात की जाए तो कुछ नहीं होता, एक प्रकार का कैल्शियम फॉस्फेट की कवरिंग होती है इसके ऊपर। किसकी कवरिंग होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की कवरिंग होती है। और वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो पानी में इंसोल्यूबल होता है। अब मान लो आपकी जो सलाइवा है, लार है, वो कैसी होती है, पीछे लिखवाई थी, डेट इज बेसिक इन नेचर। सलाइवा जो है वो लार होती है, डेट इज कोल्ड बेसिक इन नेचर। अगर कुछ मात्रा में आपके शरीर के अंदर, मुंह के अंदर अगर एसिड है तो थोड़ी बहुत मात्रा में तो लार उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर मान लो गलती से आपने स्वीट्स अधिक खा ली तो लार के पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जितनी एसिड आपके मुंह के अंदर बनी है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दे, न्यूट्रलाइज। तो उस समय जब आपकी लार उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, एक्स्ट्रा एसिड जो मुंह के अंदर रह गई उसको नहीं कर पाती, इसकी वजह से धीरे धीरे जो एसिड आपके मुंह के अंदर मौजूद है वो कैल्शियम फॉस्फेट की जो लेयर थी, डेट इज कॉल्ड इनामल लेयर, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, दांतों को सड़ाना और गलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर, और कुछ समय बाद दांतों का नुकसान हो जाता है। इसीलिए घर वाले या आपके जो पेरेंट्स हैं या अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि खाना खाने के बाद या किसी भी प्रकार की मिठाई का सेवन करने के बाद सोने से पहले आप क्या करें, दंत मंजन करें, डेट इज कोल्ड ब्रश करने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि आपका जो ब्रश होता है उसकी जो टूथपेस्ट होती है वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही आप टूथपेस्ट करेंगे तो मुंह के अंदर जितनी भी एसिडिटी थी वो उस टूथपेस्ट के बेसिक सॉल्यूशन द्वारा क्या करने की कोशिश की जाती है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। जब थोड़े से कभी आप हायर सेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको इस चीज़ की कंप्लीट ब्रीफिंग एक्सप्लेनेशन देता हुआ नजर आऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतने ही कंटेंट से काम करना है कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, गो फॉर द हायर सेक्शन। जब हम हायर सेक्शंस की तरफ चलेंगे, जब आपको इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगा कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। तो टूथ डिके की अगर बात की जाए, इन केस ऑफ टूथ डिके, pH value comes out to be less than 5.6। आया हुआ क्वेश्चन है भाई। जब टूथ डिके होना शुरू हो जाता है तो pH वैल्यू कितने से घट जाती है, 5.6 से घटना शुरू कर देती है। इन केस ऑफ टूथ डिके pH वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 5.6। इस साल राजस्थान बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है कि pH टूथ डिके के अंदर कितनी रह जाती है, तो pH वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 5.6। इफ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट if the amount of acid present in mouth
entered by eating sweets, if the amount of acid present in mouth entered by eating sweets it can be neutralized by alkaline solution of saliva which is basic in nature. सलाइवा के द्वारा न्यूट्रलाइज कर ली जाती है। सही है भाई। सलाइवा कहाँ से बनता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाते हैं? सलाइवा। और कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है भाई? सलाइवरी अमाइलेज, या जिसे आप टाइलिन भी कह सकते हो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बना होगा। अगर लिमिटेड मात्रा के अंदर एसिड मौजूद है मुंह के अंदर, जो स्वीट से एंटर हुई है आपके शरीर में, तो उसको आप आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। इफ स्वीट्स आर टेकन और ईटन इन एक्सेस, then they starts dissolving hardest covering of teeth named as enamel, formed of कैल्शियम फोस्फेट, जो किससे मिलके बनती है? कैल्शियम फोस्फेट से। अगर मान लो ज्यादा हो गया कार्यक्रम, तो आपकी जो इनेमल लेयर है ये वाली, इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। और जो इनेमल लेयर है वो किससे मिलके बनती है? केमिस्ट्री की फॉर्म में कैल्शियम फोस्फेट की से बनना शुरू करती है। और कैल्शियम जो फोस्फेट है वो इनसोल्यूबल होता है पानी के अंदर, और कंटिन्यूस डिकम्पोजिशन करने की वजह से, कंटिन्यूस डिकम्पोजिशन ऑफ enamel by excessive acid present in mouth leads to टूथ डिके। इसकी वजह से भाई टूथ डिके हो जाएगी। सही है। इसका मतलब वो लगातार इनेमल के ऊपर हमला करती रहेगी, कैल्शियम फोस्फेट की लेयर को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगी, और उसकी वजह से आपके दांत खराब हो जाएंगे। क्योर बचे कैसे? आफ्टर ईटिंग स्वीट्स brush your teeth to neutralize excessive acid present in mouth because a paste of toothpaste, टूथपेस्ट का जो पेस्ट होता है जिसे आप ब्रश करने के लिए लगाते हो, ए पेस्ट ऑफ टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड प्रेजेंट इन माउथ। सही है। कुछ एसिड को तो आपकी सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है भाई,
और कुछ एक्सेसिव जो एसिड बनी थी मिठाई खाने की वजह से, पूरे दिन में आपने कुछ खाया, तो कुछ नॉर्मल अमाउंट में जो एसिड बनी उसको तो सलाइवा ने आपका क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। क्योंकि सलाइवा कैसी होती है, बेसिक, पीछे लिखवाई थी भाई 6.5 to 7.5, तो कह सकता हूँ आसानी से उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज। बची हुई जो रही होगी वो कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, आपने जब ब्रश किया होगा तो आपकी जो टूथपेस्ट होती है वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, तो वो बची हुई उन चीज़ों को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज। अगला, पीएच कहाँ और प्रभावित कर सकती है, आपको एक चीज़ आती है डेट इज कॉल्ड एसिड रेन, ये पढ़ा होगा आपने, सही है। ये धीरे धीरे एसिड जो रेन होती है ये भी डे टू डे लाइफ में पीएच को प्रभावित कर सकती है, एसिड रेन। हर पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ भाई ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँच जाए। एसिड जो रेन होती है उसकी भी पीएच होती है 5.6, 5.5 से 5.6 के आसपास। एसिड रेन बनती कैसे है एक बार वो बता देता हूँ। एसिड रेन is formed when water from clouds when water from clouds comes down to earth containing soluble सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड कंपोनेंट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपोनेंट, they react with each other and form solution acidic। This rain is called acid rain। क्या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे या सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, जब वो पानी के कांटेक्ट में आए होंगे तो उन्होंने एक सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाया होगा जिसका नेचर कैसा रहा होगा, एसिडिक। उस सोल्यूबल सॉल्यूशन के नेचर का एसिडिक बिहेवियर होने की वजह से जब वो पानी के साथ नीचे गिरे तो उस गिरने की अवस्था को रेन कहा जाता है। एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि पानी जो था, रेन जो थी, उसके साथ एक सोल्यूबल कंपोनेंट बना जो एसिडिक था, इसीलिए उसे किस नाम से जाना गया, एसिड रेन के नाम से जाना गया। तो क्या कह सकता हूं, मान लेता हूं इन्वायरमेंट में SO2 गैस रही होगी, वो पानी के साथ, मतलब ये रेन रही होगी, रेन वाटर कह सकता हूं। ये धीरे से इसके साथ गिरा होगा पानी के साथ, सही है, वाटर के साथ, तो क्या बनाया होगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इससे पीएच चेंज होगी धरती की, SO3 प्लस H2, H2SO4। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 प्लस H2 क्या बनी होगी, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये जो पानी है एसिड रेन का कहीं ना कहीं झील में गया होगा, समुद्र में गया होगा, तालाब में गया होगा, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जगह की पीएच क्या कर गई, चेंज। और उसकी वजह से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो वहाँ के आपके जो जीव जंतु हैं, जल जंतु हैं, उनके ऊपर क्या हुआ होगा, प्रभाव हुआ होगा, उनके सर्वाइवल में दिक्कत हुई होगी। व्हेन एसिड रेन वाटर enter into lakes, ponds, etc., the survival of aquatic life is difficult। सही है। दूसरा, इसकी वजह से ड्यू टू दिस
acid rain, pH of solution, sorry, pH of soil is also affected, वो भी चेंज होगी. And due to acid rain, the color of Taj Mahal, due to acid rain, the color of Taj Mahal marble also changes or affected. ताजमहल जो है वो किससे मिलके बना है भाई? इससे, कैल्शियम कार्बोनेट से. अब एसिड रेन जब भी होगी तो सीधी गिरेगी इसके ऊपर और क्या बनाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस क्या बनाएगी? CO2 या कार्बोनिक एसिड कह सकता हूँ. ऐसे ही नाइट्रिक एसिड गिरी होगी, सही है, एसिड रेन की फॉर्म में. तो उसकी वजह से जो ताजमहल था उसका धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है भाई? रंग जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है. ऐसा नहीं कि एक बार गिरते ही रंग परिवर्तित हो गया. कई लोग इसको मिस कोड कर देते हैं. एक बार गिरने से एकदम रंग नहीं बदलेगा. धीरे धीरे समय के अनुसार उसका जो कलर है, जो सफ़ेद हुआ करता था, वो धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उस पर येलो कलर की एक हल्की सी कोटिंग आनी शुरू हो जाएगी. तो इन चीज़ों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये किस तरीके से आपके चीज़ों को प्रभावित करती है. डेट इज कोल्ड pH. उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी. सही है, आगे चलते हैं. इसके बाद और कहाँ कहाँ pH एवरीडे लाइफ में आपको प्रभावित कर सकती है? जैसे जो भी पॉइंट है, छठा सातवां, टर्निशिंग ऑफ या फिर टर्निश्ड मतलब जो वेसल खराब हो चुके हैं. टर्निश्ड कॉपर वेसल्स आर washed with lemon और सिट्रिक जूस. आपके जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, खाना बनाते होंगे हम सभी घर में, तो आपने देखा होगा जो कढ़ाई है खाना बनाने वाली, सब्जी बनने के बाद वो उसके ऊपर एक अजीब प्रकार की कोटिंग आ जाती है, कढ़ाई खराब हो जाती है. तो उस कढ़ाई की मैं सफाई करना चाहता हूं. तो कढ़ाई की सफाई करने के लिए आपने देखा होगा घर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नींबू का इस्तेमाल करते हैं. अब ऐसा क्या हो गया कि नींबू की वजह से वो आपकी कढ़ाई एकदम चकाचक हो गई, साफ हो गई. कैसे? टर्निश्ड कॉपर वेसल, जो टर्निश्ड का मतलब खराब, टर्निश्ड कॉपर वेसल कंटेन ऑक्साइड लेयर, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर आ जाती है. जब उसको लगातार गर्म करते रहोगे, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लगातार जब तक वो रहेगा लंबे समय तक, तो मेटल है और मेटल के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गई तो मेटल का ऑक्साइड बन गया. तो और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक. टर्निश्ड कॉपर वेसल कंटेन ऑक्साइड लेयर, जो खुद कैसी होती है? विच इज बेसिक इन नेचर. आपकी जो कॉपर वेसल है जो खराब हो चुका है, उसको लगातार आपने गर्म किया होगा सब्जी बनाते वक्त, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो जरूर आया होगा. उस कॉपर के वेसल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना क्या लिया? कॉपर का ऑक्साइड. और कॉपर का ऑक्साइड लेयर कैसी होती है? बेसिक. मतलब मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक. व्हेन रब्ड विद lemon, it provide citric acid, which comes in contact with copper oxide layer to form soluble
सिट्रेट कॉपर टू फॉर्म सोल्यूबल कॉपर सिट्रेट सोल्ट। भाई एक एसिड दे रहा है, दूसरा क्या है बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनेगा एसिड प्लस बेस। ये कॉपर ऑक्साइड की लेयर है और ये क्या है एसिड जो लेमन से आई है। एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सोल्ट, जिसे हमने क्या कहा सिट्रेट सोल्ट प्लस पानी। और ये सिट्रेट सोल्ट क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल सिट्रेट सोल्ट विच आर वास्ट अवे विद वाटर, विच आर वास्ट अवे विद वाटर, जो पानी के साथ बह के जब आप उन्हें धोएंगे बर्तन तो वो पानी के साथ बह के क्या कर जाता है चला जाता है। रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है सिट्रिक एसिड C6H8O7। रिएक्शन दिखा देता हूँ भाई, सही है। और ये आपका टर्निस्ड कॉपर वेसल है। जो खराब हो चुका है सब्जी बनाने से, जिसके ऊपर बेसिक लेयर रही होगी, सही है। अभी आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है Cu3C6H5O7 होल ट्वाइस प्लस H2। ये जो है डेट इज कॉल्ड कॉपर सिट्रेट सोल्ट। और ये क्या होता है सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। जैसे ही आप इसको धोगे ये सोल्ट बह के चला जाता है। इस तरीके से जब भी आपकी कढ़ाई की सफाई की जाती है तो ये सोल्ट बाहर निकल के जाता है। Cu3C6H5O7 होल ट्वाइस, क्या आता है भाई होल ट्वाइस। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस C6H8O7 डेट इज सिट्रिक एसिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रेट। आपके जो सोल्ट रहे होंगे कौन से सोल्ट रहे होंगे कॉपर के सिट्रेट सोल्ट, कॉपर सिट्रेट सोल्ट जो रहे होंगे Cu3C6H5O7 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यूजेस यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, जिसके आधार पे हमें इन चीज़ों को पढ़ना था। तो अब जो वीडियो सेक्शन मिलेगा आगे डेट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल विद न्यूमेरिकल्स एंड विद पीओएच स्केल। तो जाने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइनें ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या हैं, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, लेकिन विष पीकर भी जो अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पतिदेव कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, लेकिन विष पीकर भी जो अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पतिदेव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर कंटेंट आपको बेहद अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आपसे इतना ही अनुरोध है आपके भाई का कि आप मुझे मदद करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।